तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एचसीएस मेंस के लिए हम एक मेंस की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि उसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, राइट। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए खासकर। तो यहाँ पर जो भी ये क्लास आपको दी जा रही है, इसमें 2 बातों का ध्यान दिया जा रहा है। स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा रिलेटेड क्वेश्चन का, और दूसरा आपको कैसे मीन्स लिखना है, किस तरह का ध्यान रखना है, वो भी बताया जा रहा है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर एचसीएस का जो पेपर हुआ था उसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो मैंने लिया है। अब यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड इन रीसेंट ईयर, राइट। एक बार इसको अंडरलाइन भी करते रहेंगे, कीवर्ड हम ढूंढते रहेंगे साथ में। तो पूछा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स, हाईलाइट the drawbacks in the existing structure and the extent to which the cooperative federalism answers the shortcomings। देखिए, जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। उससे ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है हमें किसके बारे में बात करनी है, राइट। तो यहां पर बात करनी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, और यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ने कहीं ना कहीं जो शॉर्टकमिंग्स थे उसके आंसर दिए। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कुछ सिस्टम था जिसमें कमियां थी, फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाया गया और उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ने जो कमियां थी उनको सही किया। तो यानी कि प्रश्न है अब, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से पहले क्या था जिसमें कमी थी? वो था फेडरलिज्म, वो था फेडरलिज्म, सिंपल फेडरलिज्म, राइट। संघवाद, साधारण संघवाद। फिर आया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले मैं एक कोट आपके सामने लाना चाहता हूं। चाणक्य का कोट है, द मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। यानी कि आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हैं, किसी भी आर्थिक स्थिति में पैदा हुए हैं, अगर आप एक निष्ठा से कोई कर्म करते हैं, पूरी मेहनत लगन से कोई कर्म करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक महान बनने की जो एक जिज्ञासा होती है उसको बनाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एज एन एस्पिरेंट आपने कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसा कम है या ज्यादा है। आपने बस लगन से पढ़ाई करनी है, राइट। लगन से पढ़ाई करनी है, और आप देखिएगा एक दिन आपका नाम आएगा, एक मैन की कैटेगरी में आप आएंगे, एक ऐतिहासिक नाम आप बना पाएंगे। कैसे? बाय अ डीड, यानी कि कर्म से। यह बात कही गई है चाणक्य द्वारा। जन्म से कोई मतलब नहीं होता है, कर्मों का फल होता है, राइट। कर्मों का फल होता है, राइट। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म। अब मैंने कहा था ना, पूछा गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ने कुछ अच्छा किया है, किसी की कमी को सही किया है। तो यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हमारे वहां पहले था फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, फेडरलिज्म को समझने के लिए हमें साथ साथ जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो एकलवाद होता है, वो भी समझना पड़ेगा। फेडरल में क्या होता है? 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे हमें दिखता है केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और जो यूनिटरी होता है उसमें केवल एक ही सरकार होती है, जो कि आपको भारत में नहीं दिखता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो पॉलिटिकल पावर होती है वो 2 राज्य, माफ कीजिएगा, 2 सरकारों के बीच विभाजित होती है। जैसे कि आप अनुसूची 7 देख सकते हैं, जिसमें जो राजनीतिक शक्ति है और जो कार्यपालिका वाली शक्ति है उसको राज्य और केंद्र के मध्य विभाजित किया गया है, राइट। इन स्केड्यूल 7 देयर वी हैव द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट। नेक्स्ट,
यहां पर आप देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन कुछ नहीं होता है, यहां पर एक ही गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट, जो आपका फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है और कोडिफाइड होता है। रिजिड मतलब उसको चेंज करना, उसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, जैसे यूएसए। और जो भारत का संविधान है वो एक बीच का संविधान है, यानी कि जैसे केसी व्यारे साहब ने बोला था कि भारत का संविधान एक क्वासी फेडरल है, मतलब इसको बहुत आसान तरीके से चेंज भी नहीं किया जा सकता और किया भी जा सकता है, राइट। इसके लिए अलग वीडियो देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखेंगे। और नेक्स्ट, यहां पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कुछ राज्य से संबंधित कानून होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भूमि की, जमीन की, लैंड की, तो अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून होते हैं और वो अपने ही राज्य में चलते हैं। वैसे ही केंद्र के भी कानून होते हैं जो पूरे भारतवर्ष में चलते हैं, राइट। तो यहां पर दो तरह के कानून आपको दिखते हैं और यहां पर एक ही तरह का कानून आपको दिखता है, यूनिफॉर्म। और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो यहां पर आपने क्या याद रखना है, यहां पर आपने ये जो पॉइंट है, फेडरल गवर्नमेंट की ये कुछ विशेषताएं होती हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वो आपने देखना है, राइट। आगे देखते हैं। अब जो भी मैंने आपको अभी तक ये बताया कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, राइट। अब हम देखेंगे भारत के आधार पर, हम देखेंगे इसमें क्या क्या कमियां थी, व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू इंडिया, राइट। तो वो हम देखने पा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो मैं लेके आया हूं आपके सामने, आर्टिकल 365। क्योंकि आर्टिकल 365 की वजह से ही 356 को लगाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। आर्टिकल 365 की वजह से ही आर्टिकल 356, यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 क्या कहता है, स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप राष्ट्रपति शासन भी मानते हैं, जिसमें क्या होता है कि राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और जो कंट्रोल है वो संसद के पास चला जाता है, यानी कि उस राज्य का जो संघवाद वाला स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको यूनिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और 365 क्या कहता है, 365 में यह कहा गया है, जब राज्य केंद्र के कहे अनुसार नहीं चलता है, कार्यपालिका के आधार पर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, आई रिपीट, जब राज्य केंद्र के आधार पर नहीं चलता है तो उस केस में जो केंद्र है वो 356 को लगा सकता है, राइट। तो यहां से बहुत बार देखा गया है कि केंद्र ने इसका गलत इस्तेमाल किया है, इतिहास गवाह है, हमने देखा है 1950 से काफी बार इसका गलत इस्तेमाल किया गया है केंद्र द्वारा। हालांकि हम इसमें नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना याद रखेंगे। 365 कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा होगा कि एक मोनोपोली बना रहा है, यानी कि संघवाद होते हुए भी ज्यादा शक्तिशाली किसे बना रहा है, केंद्र को। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये जो शुरुआत है वो आपके संविधान में ही हमें दिखती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है जहां पर हमें प्रॉब्लम लगती है वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पर हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, आय और उत्तरदायित्वों का समान वितरण। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखिए ऐसा होता है कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, उन्होंने अपना राज्य मेंटेन करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फंड की दिक्कत है। क्योंकि फंड में क्या होता है कि जो आपका वित्त आयोग है, जो आर्टिकल 280 में बैठा है, ये बात याद रखेंगे, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, जो ये डिसाइड करता है कि कितना प्रतिशत राज्यों को जाएगा, कितना प्रतिशत केंद्र को जाएगा। और कितनी बार ये देखा गया है कि राज्यों का जो प्रतिशत है वो कम आ जाता है, राइट। यानी कि इसमें जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वो है, वो किसके मध्य है, वो है एक कर्तव्य यानी कि ड्यूटी और एक रेवेन्यू, यानी कि राज्यों को काम ज्यादा करना पड़ता है, वो अकाउंटेबल ज्यादा होते हैं लोगों के प्रति, परंतु उस हिसाब से इनकी फंडिंग नहीं हो पाती है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से जो राज्य है अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो केंद्र और राज्य का जो तालमेल है वो सही से नहीं बन पाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर्स। अब देखिए बहुत बार ये देखा गया है, जैसे अगर आप देखेंगे 3-4 साल पहले की बात है, तो
दिल्ली में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री साहब और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके मध्य आपने देखा होगा काफी विवाद होते हैं। वैसे ही केरला का भी था, अन्य राज्यों में भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि जो गवर्नर्स हैं और जो मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद है उनके बीच तालमेल नहीं देखा गया है। अब इस वजह से क्या होता है कि जो लोकतंत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो रिप्रेजेंटेशन करता है, वो तो मंत्री परिषद करती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो एक मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। तो कायदे से अगर हम कहते हैं हमारा देश लोकतंत्र है, तो वहां पर ज्यादा जो इंपॉर्टेंस, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए मंत्री परिषद, और उनके मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री को। परंतु देखा यह जाता है कि राज्यपाल जिसे नियुक्त करता है केंद्र, कहीं ना कहीं केंद्र के हिसाब से ही ज्यादा चलता है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच वो तालमेल नहीं दिखाई देता है। राइट, आज भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद के दायरे से बाहर होते हैं, यानी कि उनको बर्खास्त मंत्री परिषद नहीं कर सकता। तो ये भी एक कारण है। राइट, तो यही तालमेल कहीं ना कहीं, ये जो बातें हैं, ये तालमेल को बनने नहीं देती है। राइट, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है CSS, इसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैंने एक आपको आर्टिकल 365 बताया था। राइट, 365 आर्टिकल, इसमें मैंने आपको बताया था, साफ लिखा हुआ है कि अगर राज्य केंद्र के कहे अनुसार खासकर एग्जीक्यूटिव एक्शन पे काम नहीं करता है, तो केंद्र के पास ये शक्ति है कि वो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर सकता है। और आर्टिकल 356 मैंने बताया है आपको, राष्ट्रपति शासन है। तो अब क्या होता है, मानते हैं केंद्र ने कोई स्कीम निकाली। अब केंद्र की जो योजनाएं होती हैं वो संपूर्ण भारत में लगती हैं। अब उसमें राज्य का भी हस्तक्षेप होता है, यानी कि केंद्र ही निर्धारित कर देता है कि राज्य इतना फंड इस योजना में लगाएगा। तो होता क्या है, कभी कभी राज्य के पास हो सकता है इतना फंड ना हो, या ऐसा भी हो सकता है राज्य ने पहले ही सोचा हो कि उनका जो फंड, उनके हिस्से का जो फंड है वो किसी और योजनाओं में लगाएंगे। तो इस कारण भी क्या होता है, जो तालमेल है केंद्र और राज्य के बीच वो बिगड़ता है। तो ये भी हमने देखा कि ये भी दिखता है। तो आगे हम देखेंगे। अब ये कुछ कमियां मैंने बताई है फेडरल स्ट्रक्चर की, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव फेडरल ने अच्छा काम किया है, कुछ कमियों को सुधारा है, तो पहले हमें कमियां देखनी है। कमियां मैंने दिखाई आपको। अब इन कमियों को सुधारेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? क्या ये एक आइडियलिस्टिक है या एक प्रैग्मेटिक है? प्रैग्मेटिक है या आइडियलिस्टिक? आइडियलिस्टिक मतलब होता है आदर्शवाद, और प्रैग्मेटिक मतलब होता है जिसमें हम एक वास्तविकता की बात करते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। आइडियलिस्ट का मतलब होता है जैसे आप मानते हैं गांधी जी की जो पॉलिसीज हैं, जो गांधीयन सोशलिज्म है, उसको मानते हैं। गांधीयन सोशलिज्म की जो भी बातें हैं आप उन्हें अच्छी तरह मानते हैं, और आज के समय में आप गांधी जी की कही हुई बातें लागू कर देते हैं बिना वास्तविकता को जाने, बिना वास्तविकता को जाने। तो ऐसी जो आपकी जो कार्य करने की जो टेक्निक है उसे हम एक आइडियलिस्ट बोलते हैं। परंतु अगर मैं प्रैग्मेटिक की बात करूं, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि पहले हम समस्या को समझते हैं, ग्राउंड लेवल पे स्टडी करते हैं, फिर ये समझते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को समझते हुए जो हम सॉल्यूशन देते हैं उसे हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए जो आइडियलिस्टिक होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, परंतु जो प्रैग्मेटिक होता है वो एकदम रियलिस्टिक होता है, वास्तविक होता है। कौन? प्रैग्मेटिक। तो प्रश्न बन जाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो असल में प्रैग्मेटिक है या आइडियलिस्टिक है। तो पहले ये समझते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। देखिए इसमें एक पिक्चर से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यहां पर आपको दिख रहा है एक तरफ स्टेट है और एक तरफ नेशनल यानी कि सेंटर मान लीजिए। इन दोनों के बीच हाथ मिलाया जा रहा है, यानी कि अब जो भी हमारे बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, जो मैंने ऊपर आपको कुछ बातें बताई,
उन सबको उसका सॉल्यूशन निकालना है और आपस में मिलके चलना है। तो आप देख रहे होंगे ये हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपस में अब हम मिलके चलेंगे। तो यही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि कुछ सहयोग आप करेंगे, नेशनलिज्म कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, नेशन कह रहा है कि राज्यों से कुछ सपोर्ट आप हमें करिए, यानी कि केंद्र कह रहा है स्टेट से कुछ सपोर्ट आप हमें करिए और स्टेट कह रहा है कुछ सपोर्ट आप हमें करिए और मिलके चलते हैं। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। अब आगे देखते हैं। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमने दिखाना है वो कहां कहां पर दिखता है, राइट, क्या क्या इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहले आप देखिएगा नीति आयोग। देखिए नीति आयोग ने क्या किया है आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। अब देखिए प्लानिंग कमीशन जो था क्या वो फेडरलिज्म का भाग था? एक तरीके से कह सकते हैं पर नहीं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में यह समस्या हो गई थी कि सारा कंट्रोल सेंटर के पास चला गया था। प्लानिंग किस लेवल पे होती थी? सेंटर लेवल पे। और यहां तक देखा गया है कि प्लानिंग कमीशन ने जो फाइनेंस कमीशन है उसको भी नीचे कर दिया था। प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था और जो फाइनेंस कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्थान है, राइट, आर्टिकल 280। तो प्लानिंग कमीशन इतना आगे बढ़ गया था कि उसने जो फाइनेंस कमीशन है उसको भी बाईपास कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं सारी पावर एग्जीक्यूटिव की तरफ जा रही थी। एग्जीक्यूटिव ही सब प्लानिंग कर रहे थे। और हमेशा याद रखिएगा लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब एग्जीक्यूटिव की संख्या लेजिस्लेटिव से कम होगी। और एग्जीक्यूटिव हमेशा आंसरेबल होने चाहिए, किसके लिए? लेजिस्लेटिव के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोग लेजिस्लेचर्स को चुनते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव्स को। तो पावर एग्जीक्यूटिव्स को देने का मतलब है लोकतंत्र खतरे में है। तो ये बात याद रखिएगा, इसीलिए प्लानिंग कमीशन को हटाया गया। तो ये बात याद रखिएगा। अब प्लानिंग कमीशन के बदले जो लाया गया वो नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग राज्यों, यानी कि जो नीचे राज्य बैठे हैं, उनसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो लोग प्लानिंग करते हैं, कौन? राज्य। फिर उसको सपोर्ट करता है केंद्र। तो ये कोऑपरेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसीलिए नीति आयोग एक उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है किसका? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे प्लानिंग कमीशन में क्या समस्याएं थी और क्यों हटाया उसे, और नीति आयोग क्यों आया, राइट। तो याद रखेंगे नीति आयोग को आप कहां डालेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। प्लानिंग कमीशन को कभी आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मत डालिएगा, यह बात याद रखिएगा। तो यहां पर वही बात बताई गई है कि किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को। और इसमें हिंदी के भी नोट्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये बात आप निश्चिंत रहिए, हिंदी के भी नोट्स आपको मिलेंगे। दूसरा है जो समस्या थी गवर्नर्स की। तो ये गवर्नर आप जानते होंगे, ये आपके हरियाणा के ही गवर्नर है, नाम आप खुद आपको पता होना चाहिए नाम। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर गवर्नर जो है, गवर्नर से ये रिक्वेस्ट की गई है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कि वो जो राज्य हैं, राज्य की जो मंत्री परिषद है, जो उस राज्य के लोगों द्वारा चुन के आई है, इलेक्ट होके आई है, उसके साथ काम करे, कहीं ना कहीं मंत्री परिषद की सुने और उनके साथ तालमेल बैठाए। यह बात उठाई है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। तो गवर्नर्स जो राज्यपाल हैं उनसे आग्रह किया गया है, राइट। ये देखिए नेक्स्ट देखेंगे, जो CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, उसके लिए उसको कटबैक कर दिया गया है। पहले तो मैंने बताया ना कि प्लानिंग कमीशन था, तो CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो थी काफी आती थी। अब इसको लगभग 70% कट कर दिया गया है, जिससे कि राज्य जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी योजनाएं लाने में। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं एक राज्य की बात करूं जो उत्तराखंड है और वहीं पर मैं एक राज्य की बात करूं जो आंध्र प्रदेश है, अब देखिए दोनों की जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, वहां पर ऐसी नदियां हैं जो 12 महीने बहती हैं, पेरिनियल रिवर्स है, राइट। बट अगर मैं वहीं साउथ की बात करूं, वहां पर तो जो बरसात होती है वहीं पर नदियां बहती हैं। तो दोनों में ये समस्या जो है कि पानी कहां ज्यादा शॉर्टेज होगा, वो होगा आंध्र प्रदेश में, राइट। तो राज्यों की अपनी अपनी समस्या होती है, तो राज्य पे छोड़ देना चाहिए, वो अपनी नीतियां अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बनाए। तो यही बात नीति आयोग ने भी उठाई है, राइट। तो इसीलिए CSS को बिल्कुल कट कर दिया गया है। मैंने बताया फिलहाल 70% कट कर दिया गया है, राइट। तो देखिए ये सब जो बातें हैं ये आपको कहां मिलती हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में।
आगे देखते हैं जो आर्टिकल 263 है, जो बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की, कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए, जिससे कि जो भी राज्यों के मध्य जो विवाद हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच काफी विवाद रहते हैं नदियों को लेके, तो उससे संबंधित एक परिषद काउंसिल बनाई जाती है, जिससे कि ये जो निवारण है फटाफट हो जाए, क्योंकि जब निवारण होगा तभी आगे बढ़ेंगे तक। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए ज्यादा से ज्यादा, और ये शक्ति हमें कहां से मिलती है? आर्टिकल 263 से। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आर्टिकल 263 को भी आप ऐड कर सकते हैं। आई रिपीट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आप किसको ऐड कर सकते हैं? आर्टिकल 263। और आर्टिकल 365 कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, राइट? देखिए मैंने क्या कहा है कि मेंस राइटिंग क्या होती है, जो निचोड़ होता है ना किताब का, वो होती है। तो आर्टिकल 365 अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आर्टिकल 263 ऑलवेज सपोर्ट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, यानी कि जब से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है ये माने गए हैं, लगभग 2014 से ये माने गए हैं, जब से नीति आयोग आया है इस तरह का, जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से हमने देखा है कि बहुत ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें जो राज्य है और केंद्र मिलकर काफी काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं पहले की तुलना से। जैसे टीबी फ्री बनाने की बात है, उसमें हम सफलता पा रहे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जितना निर्यात बढ़ेगा उतना पैसा आएगा। किसी भी देश के लिए निर्यात हमेशा ज्यादा होना चाहिए आयात के मुकाबले, राइट? तो यहां पर आप देखेंगे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इंप्लीमेंट ऑफ मनरेगा, आपको पता है कि हमारा जो भाग 4 है उसमें साफ बताया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, तो मनरेगा उसका एक उदाहरण है। तो मनरेगा बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी ये देखा जाता है अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है, जो तिब्बत से शेयर होती है, तो वो कहीं ना कहीं आज भी अपने आप को तिब्बतन कहते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से उनको उतना सहयोग नहीं मिलता है। तो इस वजह से आज राज्य और केंद्र मिलकर नॉर्थ ईस्ट के लिए भी काफी काम कर रहा है, तो जो बहुत जरूरी है भारत की अखंडता के लिए, राइट? ये बात याद रखेंगे। तो ये कुछ इसके रिजल्ट हैं जो आप देख रहे होंगे। तो इतना ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब हम देखते हैं इसको राइटिंग कैसे मैंने करनी है इसकी, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आता है। अब राइटिंग करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, ये प्रीवियस ईयर हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस में आया था। और ये भी याद रखिएगा, ये एक कीवर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 के आईएएस के मेंस में भी आया था, यानी कि यूपीएससी के मेंस में आया था। आई रिपीट, 2015 में अगर आप चेक करेंगे जो यूपीएससी का मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब ये जो डिफरेंस होता है कि राज्य का पेपर थोड़ा पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का नहीं आता, ऐसा नहीं है। अब हर स्टेट ने अपना लेवल यूपीएससी के बराबर रख लिया है। ये एक उदाहरण है 2015 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, राइट? तो आपकी तैयारी एक यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए, तभी आप एक मेरिट में आ सकते हैं, राइट? आगे देखते हैं। अब इसकी आंसर राइटिंग देख लेते हैं। देखिए मैंने एक सिंपल किया हुआ है, इंट्रो में आपने ये लिख देना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन विच यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो संघ है और जो राज्य सरकार है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट और कोऑपरेटिवली और कलेक्टिवली, यानी कि मिलजुल के काम करते हैं, राइट? मिलजुल के काम करते हैं कि जो भी समस्याएं होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस में सॉल्व करते हैं, यानी कि मिलजुल कर काम करते हैं। ये इंट्रो में आपने लिख देना है, राइट? नेक्स्ट, अब जो बॉडी है, बॉडी में आप देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए थे। जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसके ड्रॉबैक आपको स्लाइड नंबर 7 और 8 में मिल जाएंगे। 7 में इंग्लिश में है, 8 में हिंदी में है। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नर, जो राज्यपाल वाली बात थी, कमियां, स्लाइड नंबर 9 में इंग्लिश में है, स्लाइड नंबर 10 में हिंदी में है। और जो सीएसएस है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, जो स्लाइड नंबर 11 में इंग्लिश में है, स्लाइड नंबर 12 में हिंदी में है, ये आपने दिखा देनी है, राइट? ये बॉडी में आएगा। नेक्स्ट, अब वहीं पर आपने जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके बारे में भी दिखा देना है।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आप देखेंगे सबसे पहला जो इसकी रेमेडी है, मतलब उपचार है, जैसे नीति आयोग से इसने उपचार दिया है, वो मैंने स्लाइड नंबर 15 में इंग्लिश में है, स्लाइड नंबर 16 में हिंदी में है, आप देख लीजिएगा। वैसे ही जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो कोर प्रिंसिपल हैं, जैसे कि राज्यपाल को क्या करना चाहिए, तो वो स्लाइड नंबर 17 में आपको इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा, वो आपने लिख देना है। और CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो स्लाइड नंबर 18 में है, वो आपने लिख देना है, इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगी। और जो इंटर स्टेट काउंसिल है, जो आर्टिकल 263 में बताया गया है, जो स्लाइड नंबर 19 है, उसमें आप देखेंगे उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा, तो वो आपने लिख देना है, राइट। तो यहां से आपने ये बॉडी में ऐड कर देना, और एंड में आपने रिजल्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखा देना है, जो स्लाइड नंबर 20 और 21 में मैंने दिखा रखा है, जिसमें TB फ्री, मनरेगा, ये बात मैंने बोली है। तो इस तरह से आपकी ये मीन्स राइटिंग हो जाएगी। और हमेशा याद रखेंगे, मीन्स राइटिंग तभी अच्छी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कोशिश करी जाती है हमारी तरफ से कि पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाए, उसके बाद आपको कहां पर कैसे मीन्स राइटिंग करनी है वो भी आपको दिखाया जाता है, राइट। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो HCS का जो पेपर है बहुत नजदीक है, आप जानते हैं 12 अगस्त एक्सपेक्टेड न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो आपके पास बहुत कम दिन है। तो यहां पर आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो यहां पर हिंदी की टेस्ट सीरीज है हमारे, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है और GS की टेस्ट सीरीज है, राइट। तो टोटल 35 टेस्ट हैं आपके, तो ये केवल आपको पड़ेंगे 6,999 का। तो बिल्कुल समय बर्बाद ना करें और हमें ज्वाइन करें। और यहाँ पर आपकी जो है प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि आप दोबारा से पूरी बुक्स को एनालाइज करें। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो रिसर्च बेस होते हैं, तो आपने यहीं से तैयारी कर लेनी है, स्टडी मटेरियल यहीं से ले लेना है। तो इसमें आपकी टेस्ट सीरीज नहीं है, तो इट विल ऑल्सो कॉस्ट यू 6,999 ओनली, राइट। और एक हमारा पूरा एक बंडल है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, प्रीमियम लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और ये आपको पड़ेगा 9,999 ओनली। अब इसमें एक आपके लिए ऑफर है हमारी तरफ से, क्योंकि प्री का रिजल्ट आना है 6 जून को, एक्सपेक्टेड है 6 जून। अब देखिए, जैसे आंसर की आ चुकी है, हालांकि उसमें काफी विवाद आ रहे हैं कि बहुत सारे आंसर सही है या गलत है, आई डोंट नो। तो कुछ हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो एक मझधार होता है ना, बीच का हिस्सा, मान लीजिए किसी के 54, 55 आ रहे हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारा सिलेक्शन मींस के लिए होगा नहीं होगा। और अगर हम ये 10,000 का कोर्स जो 9,999 का है, अगर उसे परचेस कर लें, तो कहीं ऐसा ना हो हमारा पैसा फंस जाए, क्योंकि अगर प्री सेलेक्ट ही नहीं हुआ, प्री में हमारा नहीं हो पाया, तो मींस कहाँ से करेंगे। तो उनके लिए एक ऑफर है, उनको हम दे रहे हैं 90% का एक डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि उनको केवल 9,999 में सिर्फ 10% पे करना है। तो इसको 10% हम मान रहे हैं 999 आपने पे करना है। और जब भी प्री का रिजल्ट आ जाएगा और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है मींस के लिए, तो बाकी का पैसा आप तब दीजिएगा। तो ये उन लोगों के लिए ऑफर है जिससे कि उनका जो पैसा है वो भी वेस्ट ना हो, राइट। हालांकि पढ़ाई के लिए कभी पैसा वेस्ट नहीं होता है, राइट। मेरा सजेशन है ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकला अगली बार तो निकलेगा, राइट। जो सच में सिलेक्शन लेते हैं वो पहले हारते बहुत हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं पहली बार ही जीत जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये एक ऑफर है आपके लिए। और देखिए, मीन्स राइटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे गोयला क्लासेस जो है ऐसे आपकी कॉपी चेक करता है, और ये मोहित राठी जी हैं, आज इनका सिलेक्शन देखिए AETO में हो चुका है। इस तरह से चेकिंग होती है। तो आप अपनी मीन्स की कॉपी हमें दीजिए, हम उसे चेक करेंगे, और जो भी हमारी टीम है, जो एक्सपीरियंस है हमारा, उस बेस में आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और जहां भी आपकी कमी है उस पर काम किया जाएगा, राइट। तो जैसे कि ये देखिए रिवॉर्ड है जो महक स्वामी मैम है, पहले HCS SDM सेलेक्ट हुई थी, फिर यहीं से इन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा वीडियो, और अब IPS बन गई है, तो यहीं से टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो ये एक हमारी ऑथेंटिसिटी है जो आपको दिखाती है, और इसीलिए हम इसको दर्शाते हैं, ये हमारा अचीवमेंट है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। जय हिंद।